हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भारत की जनजातियाँ। अभी तक हमने विश्व की प्रमुख जनजातियाँ पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था जो पिग्मी है, मसाई है और जो बद्दू है, बुशमैन, एस्किमो जनजाति। अब हम पढ़ेंगे भारत की जनजातियाँ। देखो, विस्तृत समतल एवं उपजाऊ मैदान है भारत में, उपयुक्त मानसूनी जलवायु है, पर्याप्त वर्षा होती है, नदियों के जल स्रोत की उपलब्धता है। तो इन सभी प्राकृतिक दशाओं की उपलब्धता के कारण हम देखते हैं कि अनादिकाल से ही भारत मानव के आकर्षण का केंद्र रहा है। तो यहाँ पर निग्रिटो प्रजाति से संबंधित जो द्रविड़ है, उनको भारत की मूल मानव प्रजाति भी माना जाता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि मुख्य परंपरा से नहीं जुड़ पाए, वो आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में या जंगलों में रहते हैं। भारत में क्षेत्रीय आधार पर इन्हें मुख्यतः 5 प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। जैसे उत्तरी क्षेत्र में आते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के तराई एवं भाबर क्षेत्र। इसकी जो जनजाति है उसमें आते हैं गुज्जर, गद्दी, भोटिया, थारू आदि। पूर्वी क्षेत्र यानी जो पूर्वोत्तर भारत के हैं, जिसमें हम 7 सिस्टर्स को शामिल करते हैं, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। यहाँ पर जो जनजाति मिलती है उसमें आता है नागा, कुकी, चकमा, गारो, खासी, लुसाई आदि। मध्य भारत के पठारी, पहाड़ी तथा जंगली भाग, और इसमें जो जनजाति है उनमें संथाल, भील, मुंडा, कोल, भुइया, गोंड, खरिया आदि जनजाति है। दक्षिणी भारत में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के जो पहाड़ी पठारी भाग है उनमें, और इनमें जो जनजाति मिलती है उसमें टोडा, कोटा, कुरुम्ब, कादर, मलयान प्रमुख जनजातियां हैं। द्वीपीय क्षेत्र में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुछ जनजातियां पाई जाती है, जिसमें निकोबारी है, सेंटिनॉल, ऐसे कुछ जनजाति है। तो ये सभी जनजातियां द्वीपीय क्षेत्र की मानी जाती हैं। अब हम जिस जनजाति के बारे में यहाँ पर 2 जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली है नागा जनजाति, और नागा जो जनजाति है वो मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ी राज्य है नागालैंड, उसकी मुख्य जनजाति है। और नागालैंड नागा बहुल क्षेत्र है, और इस जनजाति, देखो इसके नाम से पता चलता है कि नागालैंड का नाम नागाओं के विकास की पुष्टि ही करता है कि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में नागालैंड की स्थापना वहाँ के नागाओं के विकास के लिए ही किया गया था। अब नागा कई जनजातियों का सामूहिक नाम है, और इसमें लगभग 300 उपजातियां हैं, जिसमें अगामी, सेमा, रेंगमा, आओ, कोन्याक, फोम, ये सब इसकी जनजातियां हैं, और इनको सम्मिलित रूप से या सामूहिक रूप से नागा नाम से जाना जाता है। नागा का मुख्य व्यवसाय स्थानांतरणशील कृषि और आखेट करना है, और ये 2 प्रकार से खेती करते हैं। एक तो स्थायी खेतों वाली कृषि, और एक जो झूमिंग कृषि या स्थानांतरणशील कृषि। झूमिंग कृषि में ये क्या करते हैं कि वनों के किसी भाग में सूखे मौसम में वहाँ की जो पेड़ और झाड़ियाँ उसको काट देते हैं, और उनके सूख जाने पर उसे जला देते हैं, उन सभी झाड़ी और पेड़ों को वहीं पे। और जो वो 4-5 खेतों के लगभग क्षेत्र के जो वन है या झाड़ियाँ, उनको साफ करके उनको जला देते हैं। फिर उसको जलाने के बाद वो जो राख बचती है वो उसकी उर्वरक का काम करती है, और फिर ये खेतों पे धान, कोडू, मडुआ आदि मोटे अनाज बो देते हैं। जब 1-2 वर्ष के बाद उन खेतों का उत्पादन कम होने लग जाता है, तो वो उसको छोड़ के और जंगल के दूसरे भाग में इस तरह से खेत बनाते हैं। तो ये विधि अत्यंत प्राचीन और पिछड़ी हुई कृषि है, ये जो स्थानांतरणशील या झूमिंग कृषि है। आगामी नागा सीढ़ीदार खेत बनाकर पहाड़ी ढालों पर खेती करते हैं, और देखो ये बहुत कुशल शिकारी होते हैं, और भाले, धनुष बाण, दाव नामक हथियारों का प्रयोग करते हैं। दाव इनका बहुउपयोगी हथियार है, और ये जो लोहे की मोटी हंसिया के समान होता है दाव। कृषि कार्य के समय शिकार करना इनमें वर्जित होता है, यानी जब ये खेती का काम करते हैं तो उस टाइम ये शिकार नहीं करते हैं। नागा लोगों का जो सर्व प्रमुख भोज्य पदार्थ वो चावल है,
और ये चावल को खाते हैं। इसके साथ ही ये दालें, मांस, मछली, कंद मूल, फल, साग, सब्जियां भी खाते हैं। और मांस भी इनका प्रिय भोजन है और ये जंगली जानवरों का शिकार करके प्राप्त करते हैं मांस। और ये सुअर, मुर्गी, भेड़, बकरी, सांप, मेंढक आदि तक के मांस को खा जाते हैं। चावल से बनाई गई शराब का भी उपयोग करते हैं नागा। और देखो कुछ कुछ नागा जो उपवर्ग है उनमें भोजन संबंधी निषेध है, जिसे टेंगरखुल नागा बकरी नहीं पालते और उनके मांस और दूध का भी प्रयोग नहीं करते। मार्म नागा न सुअर पालते और न ही उसका मांस खाते हैं। तो इस तरह इनमें कुछ वर्गों में भोजन संबंधी निषेध भी है। इनके वस्त्र एवं आभूषण तो देखो सभी वर्ग एक जैसे वस्त्र नहीं पहनते, उनके पोशाक में कुछ न कुछ अंतर मिलता है। ये सूती वस्त्र पहनते किंतु सर्दियों में ये ऊनी वस्त्र पहनते हैं। कमर में चमड़े की लंगोट पहनते हैं और इस जो पुरुष है वो केवल कमर के नीचे वस्त्र पहनते हैं और स्त्रियां घाघरा, चोली जैसे वस्त्र धारण करती हैं। अब देखो नागा लोग हैं उनमें सर पर सींग और पक्षियों के पंख बांधने का भी प्रचलन है। और कुछ नागा लोग शरीर पर शेर, चित्ता, धनुष, बाण आदि वीरोचित्र चित्र भी जैसे गुदवाते हैं ना, आप देखते हो काफी लोग हाथों पे नाम लिखवा लेते हैं। जो टेटू बनाने की प्रथा है वो नागाओं में प्राचीन समय से ही प्रचलित है। इनमें जो इनके घर होते हैं वो ऊंची भूमि या पहाड़ी कटकों पर बसाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके जो घर हैं वो पहाड़ी कटकों पर बनाए जाते हैं और जिसके चारों ओर कृषि योग्य भूमि और स्थायी जल हो, यही जो मकान बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। सामाजिक संगठन तो इनमें देखो परिवार प्रथा पाई जाती है और परिवार में पुरुष और स्त्रियों के सभी के कार्य बटे होते हैं। पुरुष आखेट का जो काम वो केवल पुरुष करते हैं और खेतों में पुरुष और स्त्रियां दोनों मिलकर काम करते हैं। कपड़े बुनने तथा सीने का कार्य स्त्रियां करती है। भोजन पकाने की भी जिम्मेदारी स्त्रियां की होती है। तो इस तरह से नागा लोग जाति हित सर्वोपरि मानते हैं और जाति हित के सामने वो व्यक्तिगत हित पर भी ध्यान नहीं देते हैं। और जब कभी भी सामूहिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है तो कई गांवों के लोग आपस में मिलकर संगठित हो जाते हैं और उस कार्य को करते हैं, जैसे कि सड़कों के निर्माण, नालियों के निर्माण, सैन्यगारों का निर्माण। अब देखो इनमें क्या होता है, प्रत्येक जो नागा गांव होता है उसमें अविवाहित युवकों के विश्राम करने के कुछ सैनागार या स्लीपिंग हॉल होते हैं, जहाँ पर उनको जीवन कर्तव्यों के बारे में शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। और यहाँ पर जो वरिष्ठ व्यक्ति युवकों को अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों से भी अवगत कराता है और अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए तैयार करते हैं। तो ये मोरंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मोरंग याद रखना है। ये लोग घर के अंदर खेली जाने वाली तिरहुच नामक खेल खेलते हैं और ये संगीत और नृत्य के भी बड़े प्रेमी होते हैं। ढोल आदि वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग करते हैं और घर के बाहर भी कुछ वीरोचित और स्वास्थ्यवर्धक खेल भी खेलते हैं। नागा एक युद्ध प्रिय जाति है और नागाओं का संपूर्ण जीवन युद्ध में है। और देखो नागाओं में एक नर मुंड यानी कि सर को काट के लाने की प्रथा बहुत पुरानी है और ये किसी भी आदमी को मारने से या खुद के मरने से डरते नहीं है। और इनके समाज में उस व्यक्ति को अधिक सम्मान दिया जाता है जो अपने शत्रु का सिर काट के लाता है, यानी कि उस व्यक्ति को महान माना जाता है जो दूसरे का, जो उनके शत्रु है उनका सर काट के लाता है। और देखो अब जनजाति है तो भूत प्रेत, जादू टोनों में इनका विश्वास होता है, अंधविश्वास भी करते हैं। तो इस तरह से नागा जनजाति काम ने पड़ा। यूरोपीय जो मिशनरी आई थी या शिक्षा में विस्तार आदि से अब इनमें अंधविश्वास कम होने लगे हैं और ये लोग अब देश की मुख्य धारा के अंग बनते जा रहे हैं और पुरानी जनजाति प्रथाओं और परंपराओं में भी बदलाव लाए जा रहे हैं। तो ये थी नागा जनजाति। अब हम पढ़ते हैं थारू जनजाति। थारू जो जनजाति है वो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है जो पश्चिम में नैनीताल यानी उत्तराखंड से लेकर
पूर्व में देवरिया जनपद तक पाई जाती है। अब देखो इसके बारे में अलग अलग मत है कि थार रेगिस्तान से संबंधित है और यहाँ पर जब मध्यकाल में मुसलमानों ने आक्रमण किया तो राजपूतों की हार और उनके मारे जाने के बाद अपनी रक्षा के लिए क्या किया कि वहाँ की जो थार मरुस्थल की रानियाँ थी वो अपनी संतानों और अपने दास दासियों सैनिकों के साथ वहाँ से तराई के जंगलों में आ गई। और बाद में क्या हुआ, सैनिक और रानियों या सेवकों के संपर्क से इनके वंश में वृद्धि हुई और बाद में ये जब बहुत साल हो गए और ये तराई क्षेत्र में भटकती रही तो ये जनजाति का रूप इसने धारण कर लिया। तो ये इसके बारे में कहा जाता है, कुछ कहते हैं कि जादूगरी का ज्ञान अथर्ववेद के मंत्रों पर आधारित है। थारुओं का जो जादूगरी का ज्ञान है तो जिसके कारण ये लोग पहले अथुर और बाद में थारू कहे जाने लगे। तो ये अलग अलग मत है। थारू एक मिश्रित जाति है जिसमें मंगोलियाई और द्रविड़ दोनों ही प्रजातियों के लक्षण मिलते हैं, यानी कि इसके नेत्र तिरछे हैं और गाल की हड्डियों में उभरी हुई है, इनका रंग काला है और बाल सीधे होते हैं। तो ये थे जो नेत्र तिरछे, गाल की हड्डियां उभरी हुई, ये मंगोली प्रजाति के लक्षण है। लेकिन रंग काला ये जो द्रविड़ संस्कृति है या द्रविड़ जो प्रजाति है उसके लक्षण है। थारू लोग कृषि करते हैं और इनके खेत स्थायी है और ये लोग चावल का उत्पादन करते हैं। थारू लोग दूध के लिए भैंस और मांस के लिए सूअर पालते हैं और जब इनके अलावा इनको समय मिलता है तो ये नदी तथा तालाबों में मछली पकड़ने का भी काम करते हैं। इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। पुरुष क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, फसलों की देखरेख करते हैं, गृह निर्माण करते हैं, आखेट करते हैं, जबकि स्त्रियां टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, धान की रोपाई, निकाई, मड़ाई आदि स्त्रियां करती हैं। चावल थारू लोगों का मुख्य जो आहार है या कहें कि इनका प्रिय भोजन है और ये लोग मछली तथा हिरन, सूअर आदि का मांस भी खाते हैं, शराब का सेवन भी करते हैं। इनमें मदिरापान तथा बंदर, सांप, छिपकली, मगर आदि के मांस को खाने का सामाजिक निषेध माना जाता है, यानी कि ये लोग इन चीजों को नहीं खाते, यानी कि शराब सेवन नहीं करते हैं। ये लोग भोजन के प्रति नियमित है और सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार भोजन करते हैं, जिसे क्रमशः कलेवा, मिंगी और बेरी कहा जाता है। इनमें पुरुष धोती, कुर्ता, टोपी पहनते हैं, स्त्रियां साड़ी, छोटी अंगरखी तथा अन्य प्रकार के प्रचलित ग्रामीण वस्त्र पहनती हैं और ये सिर में बालों का जूड़ा न बना के पीछे की ओर लटका देती हैं। स्त्रियां वही जो टेटू बनवाने की, अभी टेटू बोलते हैं, पहले गुदवाती थी, जैसे हाथों पे फूल, पत्तियां, हनुमान, शिव आदि देवी देवताओं की आकृतियां भी गुदवाती थी। थारू लोग भोजन के लिए लोहा, पीतल, तांबा आदि धातु तथा मिट्टी से बने बर्तनों का प्रयोग करते हैं और थारुओं के जो घर है वो स्थानीय रूप से उनको जो भी सामग्री मिलती है, जैसे लकड़ी, मिट्टी, बांस, घास और खपरेल के बना लेते हैं। तो ये स्थानीय स्तर पे जो भी सामग्री मिलती है उससे बना लेते हैं। हल, कुदाल, फावड़ा, खुरपी, हसिया, कुलाड़ी ये इनके जो कृषि में काम आने वाले उपकरण हैं। ये लोग अपने साथ धनुष, बाण भी रखते थे, लेकिन अब ये बंदूक का प्रयोग करने लगे पशु पक्षियों के आखेट के समय। और घरेलू सामानों को रखने के लिए बांस और बेंत की टोकरियों का प्रयोग बहुतायत से करते हैं। ये जो इनमें सामाजिक संगठन वो भिन्न प्रकार का है। इनमें स्त्री प्रधान समाज और यहाँ स्त्रियों का स्थान पुरुषों से ऊपर माना जाता है। और ये देखो इनकी ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, स्त्रियां अपने को स्वामिनी और पुरुषों को सैनिक या सेवक समझती है। जो पौराणिक मान्यता या हम कहें कि जो कुछ लोग संबंध करते हैं कि ये थार के मरुस्थल की रानियां और सेवक थे, तो ये इनमें एक अलग तरह की सामाजिक संगठन मिलता है। ये लोग भी जादू टोने में विश्वास करते हैं, प्रेत आत्माओं को पूजते हैं। कालिका, भैरव इनके आराध्य देवी देवता हैं
और इनमें ऐसा कोई निश्चित धर्म नहीं है और ये लोग हिंदू, मुसलमान, सिख सभी के देवी देवताओं को पूजते हैं और ये होली, दिवाली, दशहरा, रामनवमी आदि हिंदू त्योहारों को उत्साहपूर्वक सामूहिक रूप से मनाते हैं। ये लोग गाय, बंदर और नाग को पवित्र पशु और पीपल को पवित्र वृक्ष मानते हैं। थारू लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, शांत प्रकृति के होते हैं और ईमानदार भी होते हैं। ये लोग चोरी, ठगी, हत्या आदि सामाजिक अपराधों से लगभग अनभिज्ञ और दूर है। यद्यपि मैदानी निवासियों के संपर्क से इनकी प्रकृति में अभी कुछ परिवर्तन हुए हैं और ये देखो, ये लोग इतने सरल और सीधे हैं कि ये अपने द्वारा किए गए अपराध को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो ये थी थारू जनजाति। आज हमने पढ़ा नागा और थारू जनजाति के